हेलो फ्रेंड्स। तो और फिर अब होता क्या है कि जो गजनी साम्राज्य रहता है, तो गजनी साम्राज्य रहता है तो ये अब पतन हो जाता है, तो ये भी तुर्क रहेंगे और गजनी साम्राज्य पतन होगा। जब मैं थोड़ा सा मैप में आपको दिखाता हूँ, तो ये एक बार क्लियर कर दूं मैं, उसके बाद देखिए ये जैसे ये गजनी साम्राज्य रहता है, तो ये गजनी साम्राज्य है यहाँ पे पूरी तरह से। तो मोहम्मद गजनवी इसको मतलब आगे ले जाता है और फिर आक्रमण करता है, तो ये बार बार रेड मारने आता है। और यहीं पे एक गोर इलाका रहता है, आप यहीं पे देखेंगे कि जो छोटा सा इलाका रहता है गोर इलाका रहता है, तो इसमें अयोग्य उत्तराधिकारी वगैरह होते हैं। और ये जो गोर इलाका रहता है, इस वजह से गोर इलाका रहता है, तो यहाँ पे जो गजनी रहता है यहाँ पे इनका शासन नहीं स्थापित हुआ रहता है। और यहीं से आप देखिएगा कि अब जो मोहम्मद गजनवी रहता है, इसकी मृत्यु के बाद महमूद आएगा शासन, महमूद के बाद मसूर आएगा, तो वो आएंगे तो ये लोग उत्तराधिकारी सही नहीं रहते हैं। तो फिर यहाँ पे होता है ये गजनी वाला इलाका रहता है और ये काफ़ी पहाड़ी इलाका रहता है, तो इस पर ये लोग कब्जा नहीं कर पाते हैं। जो गजनी एम्पायर रहता है यहाँ पे फैला नहीं रहता है। और यहीं से फिर जो गोरी ट्राइब रहती है, गोरी ये भी तुर्की ट्राइब ही रहती है, तो ये गोरी लोग निकलते हैं और इसमें दो भाई रहते हैं। मोहम्मद गोरी को आप देखेंगे और उसी का भाई गयासुद्दीन रहता है। तो गयासुद्दीन और मोहम्मद गोरी दोनों मिलकर फिर जैसे ये गजनी एम्पायर कमजोर होता है मोहम्मद गजनबी के मृत्यु के बाद, तो ये लोग क्या करते हैं कि अब इस पे गजनी एम्पायर पे ये पूरी तरह से कब्जा करके यहाँ पे गोरी एम्पायर की स्थापना होती है, जिसको गोरी एम्पायर आप लोग बोलते हैं या फिर संसवानी वंश भी बोलते हैं। तो वंश बोलते हैं, साम्राज्य तो वही रहता है लेकिन यहाँ पे वंश बदल जाता है, समझिए। तो गोरी वंश बोलिए या फिर संसवानी वंश की यहाँ पे स्थापना होती है। मोहम्मद जो गजनवी रहता है उसकी मृत्यु जब हो जाती है, तो यहाँ पे गजनी एम्पायर को समाप्त करके ये लोग अपना वंश यहाँ पे चलाते हैं। और फिर ये इनका भी कॉन्फ्लिक्ट इधर चलेगा और इनका भी जो लूट मार करेंगे इधर करेंगे, क्योंकि पैसा की जरूरत होगी तो लूट मार यहाँ से करेंगे और फिर इधर अपने भाई को देता है पैसा लूट के कि लड़ाई तुम इधर करो। इधर सेल्जुकों का शासन रहता है। सेल्जुक जो रहते हैं ये मुस्लिम एम्पायर नहीं है, और ख्वारिज्म जो देखेंगे ये ऊपर वाले इलाके में रहते हैं और सेल्जुक इधर रहते हैं। तो इन दोनों से इनका कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा। तो दो भाई रहते हैं, ये गयासुद्दीन जो मैंने बोला, तो भाई इसका इधर पे लड़ता है और ये बार बार इधर रेड मारता है। और फिर यहाँ पे जब आता है तो देखता है कि भारत वाले इलाकों में तो मतलब यहाँ पे लूट मारने से अच्छा है कि यहाँ पे शासन ही स्थापित किया जा सकता है। जैसा कि पहले जितने भी शासक आते हैं तो देखते हैं कि लूट मार करके चले जाते हैं, लेकिन ये आएगा तो यहाँ पे सोचेगा कि क्यों ना हम यहाँ पे अपना प्रशासनिक पूरी तरह से कंट्रोल ही कर लें। तो ये हमेशा आप देखेंगे कि ये सिनेरियो बन जाता है। जैसे बाबर भी आता है तो वो लूट मार करके पहले ले जाते रहता है, वहाँ पे समरकंद को जीतना चाहता है, तो समरकंद को जीतने के चक्कर में बार बार इधर लूट मारता है, इधर से पैसा लेके फिर उधर सेना में देता है ताकि फिर उधर युद्ध चलते रहे। तो यही चीज़ें होती हैं, जो भी पहले आते हैं वो लूटने या फिर इसी सब के उद्देश्य से आते हैं। जैसे अंग्रेज को भी देखेंगे तो वो पहले करने नहीं आते हैं, लेकिन बाद में देखते हैं यहाँ पे तो मतलब आपस में शासक जो छोटे छोटे टूट गए रहते हैं वो आपस में लड़ते रहते हैं। तो यहाँ पे साम्राज्य स्थापित करना ज़्यादा फायदे का सौदा है, जैसे कि आप जितना कि आप व्यापार करके नहीं कमा सकते हैं। तो यही लेके चीज़ें आते हैं ये लोग, और फिर यही चीज़ें देखता है जो मोहम्मद गोरी, और उसके बाद यहाँ पे अपना शासन स्थापित करता है। मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक को दे के अपना फिर से अपना गोर वाले मतलब गजनी वाले इलाकों में चला जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को दे देगा क्योंकि उसका भाई इधर लड़ते रहता है, और इसके भाई की मदद के लिए अपने भाई के कुतुबुद्दीन ऐबक इसका दास रहता है, इसको दे देगा। दिल्ली वाला इलाका जितना भी जीता रहता है और फिर अपना चला जाएगा भाई के मदद के लिए, क्योंकि इधर जो सेल्जुक हैं इधर इन लोगों को ढकेलते रहते हैं, इधर से ख्वारिज्मी में ढकेलते रहते हैं, तो ये भी बड़ा बड़ा एम्पायर रहता है। तो ये चीज़ें रहती हैं। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे, तो ये जो अफगानिस्तान में जो गजनवी वंश रहता है उसका पतन हो जाता है और गोरी कबीले की स्थिति मजबूत होती है। तो जैसा मैंने बताया कि बीच में एक गोरी कबीला रहता है, कुछ इलाकों में पहाड़ी इलाका रहता है, वहाँ पे गजनी एम्पायर जो रहता है वो पूरी तरह से कब्जा नहीं कर पाता। और जैसे गजनी एम्पायर कमजोर होता है तो ये क्या करते हैं कि गोरी के जो मोहम्मद गोरी रहता है और इसका भाई मोहम्मद गयासुद्दीन ये मिल के कब्जा कर लेते हैं पूरी तरह से गजनवी एम्पायर पे, और वहाँ पे गोरी वंश की स्थापना होती है, जिसको संसवानी वंश भी बोलते हैं। और मोहम्मद गोरी जो था ये संसवानी वंश का था, तो जैसा मैंने बताया। और फिर करता क्या है ये कि जैसा मैंने बताया उधर सेल्जुकों से लड़ाई चल रही है पश्चिम वाले इलाकों में, तो इनको पैसा चाहिए। और जो मोहम्मद गजनवी रहता है वो तो पहले ही दिखा चुका है कि 17 बार आक्रमण कर करके कि कितना ईजी है भारत को लूटना, वहाँ से पैसा लेके फिर यहाँ पे हमारा साम्राज्य चलाना, और सैनिकों को पैसा देके फिर कंटिन्यू जो पश्चिम में युद्ध होता है, जो बड़े एम्पायर रहते हैं उनको फिर जीतने के लिए पैसा यहाँ से आना, ये पहले दिखा चुका रहता है जो मोहम्मद गजनवी रहता है। और फिर ये मोहम्मद गोरी उसी के रास्ते पे चल के फिर से सोचता है कितना इजी वे में लूटा जा सकता है भारत को, और फिर इधर ये लूटने आता है। और फिर भारत पर ये प्रथम आक्रमण जो करता है 1175 में, देखिएगा मुल्तान के विरुद्ध करता है। उस समय जो राजा दाऊद रहता है ये मुल्तान का शासक रहता है, और गोरी इसमें क्या होता है कि जीत जाता है। और इस टाइम तक आप देखेंगे कि 1173 में इसके भाई जो गयासुद्दीन रहता है इसकी मृत्यु हो चुकी रहती है, तब जाके इधर ये बढ़ता है, क्योंकि उधर जब इसका
भाई की मृत्यु जब देखेंगे कि हो जाती है तो उधर वाले जो सेल्जुक रहते हैं इनको ढकेलना शुरू करते हैं। जैसा कि मैप में आप देखेंगे तो भाई की मृत्यु जैसे होती है तो इधर वाले सेल्जुक जो रहते हैं इन लोगों को इधर ढकेलना शुरू करते हैं, मतलब इनके इलाकों को जीतना शुरू करते हैं धीरे धीरे। तो फिर इसको एक ही अब उपाय बचता है मोहम्मद गोरी को कि इधर भारत की तरफ भागा जाए, क्योंकि भारत की तरफ मतलब ईजी है शासन स्थापित करना और पैसा भी बहुत ज़्यादा है भारत की तरफ, तो इधर ये बढ़ता है। तो पहला आक्रमण मुल्तान के विरुद्ध करता है और इनको परास्त करके यहाँ पे लगभग समझिए मुल्तान वाले इलाकों पे ये कब्जा कर लेता है और मुल्तान से फिर आगे बढ़ता है ये। और 1178 ईस्वी में देखेंगे गुजरात पे आक्रमण करता है और शासन जो रहता है ये भीम द्वितीय रहता है और ये मोहम्मद गोरी की यहाँ पे बुरी तरह से हार होती है। तो भीम द्वितीय जो रहता है ये सोलंकी वंश या जिसे आप चालुक्य वंश भी बोलते हैं उसका शासक रहता है, ये भी राजपूत राज्य ही रहते हैं। तो ये फिर पराजित कर देता है, अपनी माता के संरक्षण में ये रहता है, नायिका देवी इसकी माता का नाम रहता है। और यहाँ पे जो रहता है ये मोहम्मद गोरी इसका पहली बार समझिए कि यहाँ पे भारत में पराजय होती है यहाँ पे। और फिर देखेंगे कि फिर आक्रमण होता है तो 1179 में भी पेशावर पे आक्रमण करके नियंत्रण स्थापित करता है, फिर लाहौर, पंजाब, ऐसे धीरे धीरे इलाकों को जीतते चला जाता है। और 1185 में आप देखेंगे कि सियालकोट को भी जीत जाता है। और फिर आप देखेंगे उसी में 1189 में मोहम्मद गोरी जो रहता है भटिंडा का एक दुर्ग रहता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दुर्ग रहता है भटिंडा का। और यही भटिंडा का जो दुर्ग रहता है तो यहाँ पे ये जो दुर्ग रहता है ये तो पृथ्वीराज चौहान के पास था, लेकिन इसको फिर ये जीत जाता है। और फिर यहीं से आप देखेंगे कि तराइन का जो युद्ध है अब बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो गया। जो चौहान वंश के पृथ्वीराज चौहान थे तो अब उनके पास कोई चारा नहीं बचा, जो भटिंडा का दुर्ग जीतता है ये। तो उसके बाद लड़ाई बिल्कुल सामने नजर आती है भटिंडा में, मतलब तबरहिंद का किला यहाँ पे रहता है समझिए। तबरहिंद का किला जब इनका जीते जाता है मोहम्मद गोरी तो वहाँ पे अब पूरी तरह से युद्ध समझिए कि पास में आ गया रहता है और यहाँ से युद्ध अब समझिए कि हो गए हैं। फिर इन लोगों की भिड़ंत हो जाती है तराइन के प्रथम युद्ध में और तराइन के प्रथम युद्ध में जो मोहम्मद गोरी रहता है वो उसकी हार हो जाती है और पृथ्वीराज चौहान विजय होते हैं। पृथ्वीराज तृतीय भी इनको बोला जाता है। तो पृथ्वीराज जो चौहान रहते हैं तो ये चौहान वंश के रहते हैं और इनके पिता का नाम सोमेश्वर रहता है। और इनके पिता का जो शादी आप देखेंगे तो वो दिल्ली के राजा जो आनंदपाल रहते हैं उनकी पुत्री से हुई रहती है। और उनकी दिल्ली के जो मतलब तोमर शासक थे, तो दिल्ली के तोमर शासक थे तो आनंदपाल, तो उनकी फिर दूसरी बेटी की जो शादी आप देखेंगे तो वो जयचंद से हुई रहती है और जयचंद से फिर देखेंगे कि पुत्री संयोगिता रहती है। तो ये नाना रहते मतलब जो दिल्ली का तोमर शासक रहते हैं तो आनंदपाल जो इनके रहते हैं तोमर शासक, तो ये इनके नाना रहते हैं पृथ्वीराज चौहान के। और फिर जब उनकी तो दोनों बेटी ही रहती है तो वो जब बूढ़े हो जाते हैं तो क्या करते हैं कि इन्हीं को दे देते हैं, मतलब दिल्ली वाला क्षेत्र चौहानों को ही दे देते हैं। इससे फिर होता है कि जो गढ़वाल शासक रहता है, गढ़वाल शासक आप देखेंगे जयचंद, वो चिढ़े रहते हैं इनसे चौहान से और इन वजह से इनमें दुश्मनी रहती है और दूसरी एक ये भी वजह रहता है कि जो संयोगिता रहती है तो समझिए उसको पृथ्वीराज चौहान जो भरी मंडप से उठा के लाते हैं वहाँ पे, तो ये भी रहता है वहाँ पे। तो ये जो पार्ट चलेगा तो ये आप देखेंगे कि एंसेंट इंडिया में मैं इसको पढ़ाऊंगा। तो तराइन का प्रथम युद्ध होता है और इसमें फिर गोरी रहता है वो हार जाता है और फिर यहाँ पे पृथ्वीराज तो इजी वे में जीते जाते हैं। और फिर ऐसा होता है कि मोहम्मद गोरी जो रहता है ये मतलब बुरी तरह से इनका भाई जो रहते हैं उस पर अटैक करते हैं और फिर मोहम्मद गोरी बहुत बुरी तरह से युद्ध में घायल हो जाता है और घायल होकर फिर उसको कैसे भी उसके सैनिक खींच के ले जाते हैं, कैसे भी भाग जाता है समझिए यहाँ से। लेकिन ये होता है कि अब राजपूत पीछा नहीं करते हैं जो चौहान वंश के रहते हैं, तो 50-60 किलोमीटर तक लगभग ये लोग पीछा तो करते हैं लेकिन उसके बाद छोड़ देते हैं और वो फिर से चला जाता है वहाँ पे। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि वहाँ पे पीछे करके उसके साम्राज्य को पूरी तरह से नष्ट करके अपना स्थापित शासन करना चाहिए था। लेकिन इसमें ये भी है कि अब चौहान वंश नहीं गए जो पृथ्वीराज चौहान थे, क्योंकि यहाँ पे कोई कमी थी नहीं और वो बार बार लूटता था। इन लोगों को लगा कि फिर से लूटने आया है तो सबक तो हम सिखा ही चुके हैं, बहुत सारे सैनिकों को उसको मार दिया जाता है, तो ये होता है इसमें। और दूसरी बात ये भी डर था कि अगर वो उधर चले जाते फिर उसको पीछा करते हुए तो यहाँ पे जो और भी शासक थे यहाँ पे जो राजपूत, मैंने जैसा कि बताया कि गुर्जर प्रतिहार टूटता है तो उसमें सोलंकी, परमार, तोमर, गढ़वाल, चौहान, तोमर, ये छोटे छोटे राजपूत राजवंश रहते हैं। तो सभी चाहते हैं कि फिर इसमें सबके सीमा को जीतना, मतलब सबके इलाकों को जीतना। तो ये इस डर से भी नहीं पीछा करते हैं उसका कि कहीं हम उधर सैनिक को लेके गए और जो हमारा इधर का इलाका है तो इसी पे ही कोई कब्जा ना कर ले। और जो गढ़वाल शासक जयचंद रहता है तो वो समझिए कि हमेशा से कन्नौज के तरफ उनका शासन रहता है, तो वो हमेशा से चाहता है कि इनके जो भी इलाके हैं उनको जीत लिया जाए पृथ्वीराज के। तो ये सिनेरियो रहता है, तो ये पीछा नहीं करते हैं। और उसके बाद ये लोग जब इजी वे में हरा देता है समझिए मोहम्मद गोरी को, तो उसके बाद ये लोग पूरी तरह से निश्चिंत हो जाता है। जबकि गोरी हार का बदला लेने के लिए मतलब बहुत तपता है, वो समझिए कि बिस्तर पे नहीं सोता है, रात को नीचे सोता है, जितने भी सैनिक रहते हैं उसके उन सभी सैनिकों को हटा देता है और फिर से नया सैनिक को भरता है अपने सैनिक में
क्योंकि वो लोग युद्ध में भागे थे और भागे थे तो उनको हटा देता है। फिर बहुत वो तपस्या करता है, इनके पीछे स्पाइस छोड़ देता है, मतलब कि जासूस छोड़ देता है इनके पीछे चौहानों के कि इनकी क्या क्या है, और ये लोग मतलब निश्चिंत हो गए रहते हैं। और उस टाइम ये ज़्यादा बिजी भी थे संयोगिता को लेके यहाँ पे। उसी बीच में आप देखेंगे कि इनकी शादी होती है, तो उन सब में ज़्यादा बिजी थे ये, और वो उधर मतलब युद्ध की तैयारी कर रहा था। और इनके सैनिकों में वो अपना गुप्तचर छोड़ रखा था, जो कि वो सभी चीज़ें पता करके उसको बताते थे। जब ये हाथियों मतलब पहले तो लड़ाई होती है तो हाथी वगैरह बहुत मतलब इनके होते हैं, हाथी होते हैं, तो इन सब का वो तैयारी करके दूसरी बार आता है तो समझिए फिर तराइन के द्वितीय युद्ध होता है 1192 में, और मोहम्मद गोरी यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है, समझिए। और ये की फैक्टर साबित होता है मतलब भारतीय इतिहास का, और यहाँ से मुस्लिम सत्ता जो है ये स्थापित हो जाती है। तो पृथ्वीराज चौहान मतलब कि समझिए युद्ध की तैयारी अच्छे से नहीं करते हैं, यहाँ पे इनकी पराजय हो जाती है। और दूसरी बात ये भी है, युद्ध की तैयारी नहीं करते हैं, और जो शासक रहते हैं तो कुछ शासक तो सपोर्ट करते हैं, जो राजपूत शासक रहते हैं इसमें, लेकिन गढ़वाल जो शासक जयचंद रहता है वो सपोर्ट नहीं करता। और ऐसा माना जाता है कि जयचंद जो रहता है वो आमंत्रित भी करता है मोहम्मद गोरी को, क्योंकि जो दिल्ली है वो तोमर शासक दे चुके हैं इनको, चौहानों को, और वो सोचता है कि जैसे युद्ध होए, मतलब सेकेंड जो तराइन का युद्ध है इसमें युद्ध होए तो फिर क्या होगा कि चौहान वंश कमजोर हो जाएगा और हम अपना सत्ता स्थापित कर लेंगे। क्योंकि उसको भी पता नहीं रहता है, जो जयचंद रहता है, कि ये यहाँ पे अपनी पूरी तरह से सत्ता स्थापित कर लेगा। वो सोचता है कि यहाँ पे आएगा, लूटपाट करेगा, इनको हराएगा, कुछ पैसा लेके फिर चला जाएगा। लेकिन फिर उसकी मानसा पूरी तरह से चेंज हो गई रहती है। वो यहाँ पे अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता है, क्योंकि उसकी भाई की उधर मृत्यु हो चुकी है, और उधर जो है तो समझिए कि जो सैल्यूक हैं वो और ख्वारिज्म वो पूरी तरह से उधर उसके साम्राज्य को जीतते जा रहे थे। तो उसके पास भी कोई चारा नहीं था मोहम्मद गोरी इधर इंडिया के तरफ आने। और फिर होता है तो युद्ध तो कंटिन्यू चलते रहता है, तो अब युद्ध नहीं जीत पाता है बहुत दिन तक, मतलब युद्ध चलते रहता है। युद्ध मतलब ये नहीं समझिए कि एक दिन में युद्ध, तो युद्ध चलते रहता है। और फिर ये लोग समझिए कि रात में ही अटैक कर देते हैं, रात में अटैक करते हैं, वहाँ पे कितने सैनिकों को, जो चौहान के सैनिक रहते हैं उनको मार दिया जाता है। और फिर वो घुड़सवार तेज लेके तो आया ही रहता है, घुड़सवार भागते हैं और घोड़ा पे बैठ के ही तीर कमान चलाते रहते हैं। तो वहाँ पे हाथियों को तीर लगता है, भाले लगते हैं, तो इन सब से परेशान होकर फिर वहाँ पे सैनिक मतलब कि सही से नहीं प्रिडिक्ट कर पाते हैं उनको, गोरी को। तो ये होता है मतलब सैनिकों की वजह से यहाँ पे, और जो उस छल भी करता है, ये रात में अटैक करता है। और स्लो सेना रहती है राजपूतों की, मतलब सेना तो बहुत बड़ी रहती है लेकिन स्लो सेना रहती है, और उसका जो सेना रहता है वो फुर्ती वाली सेना रहती है। ऐसा ही आप देखेंगे कि जब मराठों से युद्ध होगा, पानीपत का तृतीय युद्ध, उसमें आप देखेंगे 1761 में, तो वो जब अहमद शाह अब्दाली आता है तो उसकी भी फास्ट सेना रहती है, काफ़ी तेज़ में घोड़े भागते हैं और चारों तरफ से घेर लेते हैं तुरंत। जैसे आप युद्ध में फिर हाथी उनको पीछा करते हैं, जो बड़े बड़े सेना जो पीछे करते हैं तो वो फिर भाग जाते हैं, ऐसा करते हैं। मतलब जब भी वो हारने लगते हैं तो भाग जाते हैं, फिर इनको घेर लेते हैं। तो ऐसा ही करता है युद्ध बैटल आप देखेंगे इसमें। तो जैसा कि पिछली बार वो भागे रहते हैं, तो वो आगे इतना सैनिक को रखता है समझिए एक लाइन में, और इधर जो चौहान के सैनिक रहते हैं तो बड़े सैनिक रखते हैं, लेकिन वो अपना 2 सैनिक रहता है वो पीछे से ऐसे छिपाया रहता है, जो मोहम्मद गोरी रहता है, और छिपाया रहता है। तो फिर जब ये लोग अटैक करते हैं तो सामने की बैटल में तो राजपूतों से जीतना बहुत ही मुश्किल था, समझिए, मतलब जीत ही नहीं सकते थे। अगर सामने पिच बैटल होता है इनसे तो नहीं जीत पाता। वही चीज़ें होता है यहाँ पे। फिर हारने का वो दिखावा करता है कि हम हारने लगे, हारने का दिखावा करता है और फिर भागने लगता है। फिर पृथ्वीराज चौहान को लगता है कि फिर से ये जो पिछली तराइन के युद्ध में भागा है वैसे ही ये फिर भाग रहा है, लेकिन ये भागा नहीं रहता है, मतलब ये दिखावा करते हैं। और जैसे फिर इनकी सेना यहाँ पे आती है तो फिर ये लोग इधर से अटैक करते हैं, और ये भी सेना जो इसकी भागते रहती है इधर घूम जाती है, और फिर यहाँ पे युद्ध में मतलब इनको हरा दिया जाता है बहुत टेक्टिक्स का उसमें यूज करके फिर। और ये लोग फिर मतलब उतना सीरियसली लेते भी नहीं है, समझिए। वो लोग सोचते हैं फिर से लूटने आया है और लूट के चला जाएगा। और जो सामंतवादी सैनिक व्यवस्था है तो वो आपको पता ही है कि सामंत रहते हैं, सामंत तो फिर अपने अपने सैनिकों को देते हैं जब युद्ध होता है तो सेंटर को, तो वही सामंतवादी व्यवस्था रहती है। तो सैनिकों में भी उतना कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, और जो सैनिक रहते हैं तो वो समझिए कि वो भी पूरी तरह से सपोर्ट नहीं करते रहते, वो सामंत के प्रति ही लॉयल रहते हैं, और सामंत जिधर चाहता था उधर फिर वो मुड़ जाते थे। तो बहुत सामंतों ने भी फिर इसमें गड़बड़ किया था। तो अभी राजपूतों के पतन के बारे में मैं बताऊंगा, तो वो चीज़ें यहाँ पे आएंगी। तो ये होता है, पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं, और फिर पृथ्वीराज चौहान को इसमें 2 चीज़ें देखेंगे आप, उनकी मृत्यु के बारे में 2 कहानियाँ फेमस है। तो एक तो बोला जाता है कि फिर ये जो हारते हैं तो सिरसा में इनको पकड़ लिया जाता है, सिरसा हरियाणा में, और फिर पकड़ के इनको फिर यहाँ का जो चौहान मतलब वहीं पे शासक बना ही दिया जाता है, क्योंकि तराइन के द्वितीय जो युद्ध है उसके बाद के इनके नाम का सिक्का मिला है, इस वजह से बोला जाता है कि इनको बना दिया जाता है फिर से राजा यहाँ पे। लेकिन दूसरा एक जो पृथ्वीराज रासो है उसमें चंद्रवदाई द्वारा लिखी गई है, उसमें आप देखेंगे कि फिर से इनको पकड़ के ले गए
ले जाया जाता है वहाँ पे गजनी वाले इलाकों में। अब फिर वहाँ पे ये शब्द वेदी बाण चलाते रहते हैं और वहाँ पे जो चंद रहता है, चंद्रवरदाई, वो बताता है कि कहाँ पे गोली खा रहा है और उससे उसको फिर ये तीर चला के मार देते हैं। और वहाँ पे फिर ये दोनों मिल के अपनी, जो चंद्रवरदाई रहता है ये अपना भी हत्या कर लेता है और इनकी भी कर देता है। तो ये दो मतलब इनके मृत्यु के बारे में, पृथ्वीराज चौहान के मृत्यु के बारे में दो कहानियाँ फेमस है, तो ये आप समझ सकते हैं। और फिर होता क्या है, अब चंदावर का भी युद्ध होता है और मोहम्मद जो गोरी रहता है ये जयचंद को भी हरा देता है इसमें। तो जयचंद को पहले लगता है कि हम शासक बन जाएंगे यहाँ पे, लेकिन जयचंद को भी हरा दिया जाता है और यहाँ पे जयचंद का भी साम्राज्य चला जाता है। जैसा कि मैंने मैप में बताया, तो जो मैंने आपको ट्रेंड बताया था तो वैसे ही आना पड़ेगा। ये समझिए कि ये ट्रेंड है, ये इलाकों से आके पहले पंजाब के ऊपर वाले इलाकों में आपको रुकना पड़ेगा। काबुल से समझिए, उसके बाद लाहौर आइएगा, लाहौर के बाद पंजाब आइएगा। तो ये वाला इलाका है समझिए, मतलब यहाँ पे कोई शासक आके रुकता है और फिर ये अटैक करके दिल्ली पे आता है। और दिल्ली से फिर कहाँ जाइएगा, अब बंगाल वाले इलाकों में जाइएगा। तो अब इसको बंगाल वाले इलाकों में जाने के लिए कौन बीच में पड़ रहा है, ये यहाँ पे गढ़वाल शासक पड़ रहा है। तो फिर गढ़वाल के शासक जो जयचंद रहते हैं इनको भी हरा देता है ये आराम से। और ये जीत के फिर अब जो शासक रहते हैं ये बढ़ते हैं इधर गुजरात के तरफ। ये भी इलाका जीतना है, तो फिर बीच में कौन पड़ेंगे, राजपूत। तो राजपूत तो पहले ही हार चुके हैं। तो अगला जो मतलब ट्रेंड रहेगा यही रहेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे जीतना पड़ेगा आपको मालवा वाला इलाका, उसके बाद आप दक्षिण भारत को पूरी तरह से जीत सकते हैं। ये ट्रेंड रहता है जीतने का कोई भी शासक का यहाँ से जो आता है, तो यही होता है। तो ये मतलब पहले ही बोला जाता है। अब उतना उस टाइम मतलब समझ में नहीं आया होगा लोगों को कि इनका ये मानसा है। जितने मैप वगैरह हैं आज आप समझ ले रहे हैं, जो कि बीत चुका है तो इस वजह से। तो अब जो ये वाला इलाका जैसे जीतता है, काबुल लाहौर वाला इलाका, तभी इन लोगों को मतलब कि चमक जाना चाहिए था जो चौहान रहते हैं। तो चौहान फिर यहाँ पे नहीं देखते हैं, चौहानों को पहले ही जीत जाना चाहिए था। क्योंकि जब देखेंगे कि जब गजनवी साम्राज्य कमजोर पड़ता है तो ये गोरी यहाँ से उठ खड़े होते हैं और गोरी फिर गजनवी पे पूरी तरह से कब्जा कर लेते हैं, संसवानी वंश की स्थापना करते हैं। लेकिन जैसे गजनवी कमजोर होता है तो समझिए कि वहाँ पे महमूद का शासन आता है और फिर उसका पुत्र जो रहता है मसूद आता है। तो उसी टाइम में मतलब चौहानों को यहाँ पे अपना इलाके को जीत लेना चाहिए, जो कि काबुल और लाहौर वाला इलाका था उसी टाइम मतलब जीत लेना चाहिए, अपने अंडर में कर लेना चाहिए था। क्योंकि जो इस इलाकों को प्रोटेक्ट करके रखता था फिर वहाँ पे कम चांस होता था आक्रमण का। लेकिन जो भी खैबर दर्रा पार कर लेता था, खैबर दर्रा मतलब कि कब्जा में आ गया, जो इधर के शासक हैं उनको खैबर दर्रा यहाँ पे रहता है, ये कब्जा में आ जाता है तो समझिए आराम से वो सेना को पास करा लेते हैं और यहाँ पे फिर स्टे करते हैं और सैनिकों की मतलब जो भी जरूरत की सामानें हैं यहाँ पे दे के फिर अटैक करता है ये लोग। लेकिन जब से खैबर दर्रा पे आपका प्रोटेक्शन है तो फिर अटैक करना बहुत ही मुश्किल रहता है। तो चौहान मतलब इस वजह से भी कब्जा नहीं करता है लोग कि ये जो आप देखेंगे लाहौर वाला इलाका, चाहे आप ये काबुल वाला इलाका, ये सब ये लोग सोचते हैं कि क्या मेरे यूज का है ही नहीं, इधर तो बहुत पैसा है, उधर पहाड़ी पथरीला इलाका है तो कोई ज़रूरत का नहीं रहता। तो इस वजह से ये लोग इसको कब्जा नहीं करता। लेकिन हिंदू शाही यहाँ पे जब तक रहते हैं तो ये कब्जा करके रखते हैं। लेकिन हिंदू शाही को तो देख रहे हैं कि मोहम्मद गजनवी ही हरा देता है। तो ये होता है गोरी, जैसे मतलब गजनवी साम्राज्य कमज़ोर होता है तो यहाँ पे इन लोगों को अटैक करना चाहिए था, लेकिन ये लोग अटैक नहीं करते हैं क्योंकि ये लोग अपने में ही बिजी थे लड़ने। जितने भी राजपूत राज्य थे अपने में ही लड़ते रहते थे, अपना अपना साम्राज्य विस्तार करने में लगे थे, जिसमें कि बहुत सारे जो सेनापति रहते हैं वो योग्य सेनापति मारे जाते हैं उसमें। तो वो डिक्लाइन ऑफ राजपूत जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे ये चीज़ें बताऊंगा। और फिर क्या होता है कि आप देखेंगे कि कन्नौज विजय के पश्चात मोहम्मद गोरी जो रहता है ये सिक्का भी चलाता है अपना। तो सिक्का यहाँ पे चलाता है और इस सिक्के पे रहता है कि देवी लक्ष्मी की आकृति एक तरफ रहती है और दूसरे तरफ आप देखेंगे कि कलमा लिखवाया रहता है। तो कलमा मतलब कि जो शासक है उसके बारे में मतलब बताया गया रहता है, ये सब चीज़ें रहती है वहाँ पे। दूसरे तरफ इनका नाम और एक तरफ लक्ष्मी की आकृति बनाई रहती है सिक्के पे। और मोहम्मद गोरी के सेनापति रहता है वो बख्तियार खिलजी रहता है। तो ये मोहम्मद गोरी का सेनापति बख्तियार खिलजी रहता है। बख्तियार खिलजी सेनापति है और इसको आप ये भी समझिएगा ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो रहता है इसका ये गुलाम रहता है, लेकिन इसका सेनापति रहता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ही इसको भर्ती किया रहता है और ये क्या करता है बंगाल वाले तरफ जाता है और बंगाल में देखेंगे कि जो नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय इसमें आग लगा देता है। और नालंदा विश्वविद्यालय में ये आग लगाता है तो समझिए कि 1 महीने तक आग जलते रह जाता है। इतना बुक रहता है उसमें कि मतलब बहुत दिनों तक वो बुक जलते रह जाती है, पूरी तरह से तहस नहस कर देता है। और बंगाल में आप देखेंगे कि लक्ष्मण देव का शासन रहता है, इनको हरा देता है। और फिर इसका ये भी एक मानसा रहता है कि हम उधर चाइना तरफ बढ़े, असम वाले इलाकों में जाता है, लेकिन फिर इसको मृत्यु कर मार दी जाती है जनजातियों द्वारा। तो ये होता है। और फिर अब देखेंगे कि जो जीते गए क्षेत्र रहते हैं तो अपना
प्रतिनिधि जो रहता है मतलब ये इसका गुलाम रहता है मोहम्मद बिन गौरी का, कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप देता है और फिर गजनवी चला जाता है वहाँ पे। और फिर 1206 में इसकी खोखरों द्वारा मोहम्मद गौरी की मृत्यु कर दी जाती है। तो खोखर जनजाति रहती है जो इसकी मृत्यु कर देते हैं मोहम्मद गौरी की, और उसका साम्राज्य वहाँ भी चला जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक को जो यहाँ पे देखे जाता है इलाकों को, दिल्ली वाला और जो लाहौर वाला इलाका, जितना भी पंजाब वाला इलाका रहता है, इसको देखे जाता है, ये इसका गुलाम रहता है। और फिर यही यहाँ पे दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है। तो इसके बाद हम दिल्ली सल्तनत को ही देखेंगे। तो ये चीज़ें होती हैं, लेकिन इसके पहले मैं राजपूतों के पतन के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो वीडियो तो काफ़ी लंबा हो चुका है, लेकिन अभी हम देख लेते हैं प्रभाव क्या होता है। फिर राजपूतों के पतन को हम अगले वीडियो में देखेंगे और दिल्ली सल्तनत की स्थापना की शुरुआत वहाँ पे करेंगे। तो होता है कि तुर्की आक्रमण का प्रभाव हमें इसमें देखना है। तो अब इसमें होता क्या है कि भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना हो जाती है। तो अब यही जो तराइन का द्वितीय युद्ध रहता है, इसी के बाद माना जाता है ये की फैक्टर रहता है भारत के इतिहास में। और फिर यहाँ से मुस्लिम सत्ता स्थापित होती है कि जो करीब 800 सालों तक ये लोग राज्य करते हैं यहाँ। और यहाँ से आप देखेंगे कि धर्म परिवर्तन शुरू कराया जाएगा, मतलब कि बहुत ज़्यादा फिर हिंदुओं पे जाति की जाती है यहाँ पे। और शुरू में जब देखेंगे कि अरबी तो आक्रमण करते हैं, तो वहाँ पे जो सिंध वाला इलाका रहता है, वहाँ पे 17 साल से जितने भी मतलब राजा दाहिर का शासन रहता है, वहाँ से 17 साल के जितने भी ऊपर के युवक रहते हैं उनको मरवा ही दिया जाता है। और फिर वहाँ पे भी बहुत कत्लेआम कराया जाता है। तो ये चीज़ें चलती हैं, कत्लेआम, यहाँ पे धर्म परिवर्तन, ये सब शुरू कराया जाता है, मंदिर वगैरह तोड़ने का ये सब सिलसिला यहाँ से प्रभाव चलता है यहाँ पे। और भारत में जो होता है कि ये सामंतवाद का ह्रास होने लगता है एवं शक्ति का केंद्र राजा बन जाता है। तो सामंतवादी व्यवस्था जो मैंने आपको बताया कि छोटे छोटे सामंत यहाँ पे फ्यूडल जो रहते हैं ये शासन करते हैं। जैसे ये पूरा सेंटर है, सेंटर मान लीजिए ये चौहान वंश है, तो इनके इलाकों में ये सामंत हो गए, जो कि आज स्टेट है। जैसे कि आप सीएम को देखेंगे, यही समझ लीजिए ये स्टेट है, और इसमें सामंत होगा एक, जो कि सैनिक भी मेंटेन करेगा और यहाँ का शासक भी देखेगा, पैसा वसूल के फिर सेंटर को भी देगा, और जब भी युद्ध की जरूरत होगी तो यहाँ पे युद्ध करना होगा इनको। ये चीज़ें यहाँ पे चलती, और ये सामंत फिर आपस में भी लड़ते रहते हैं, और सामंत फिर अपना ग्रुप बना के यहाँ पे सेंटर को भी कभी कभी पलट के अपने, मतलब जो 2-3 सामंत मिल गए, यहाँ पे एक नया वंश की स्थापना कर देते थे। तो ये सामंती व्यवस्था है। तो यहाँ पे इसका ह्रास होता है। और धीरे धीरे देखेंगे दिल्ली सल्तनत में फिर इक्तदारी व्यवस्था आएगी। इक्तदारी व्यवस्था मतलब कि काफ़ी समझिए कि सेंट्रलाइज व्यवस्था है, मतलब सीधे सेंटर के हाथ में इनका पावर रहेगा। जो इक्तदार रहेंगे वो आपको मैं बताऊंगा इक्तदार के बारे में। और फिर दूसरा होता है कि जब मुगल आएंगे तो आप मनसबदारी व्यवस्था भी उसमें देखेंगे। और फिर अगला प्रभाव क्या होता है इसमें, भारत काफ़ी संसार के साथ, मतलब देशों के साथ व्यापार बढ़ता है। इसके बाद और भी भारत उन्नति करेगा। और जब मुगल अकबर आएगा तो समझिए औरंगजेब के समय, मतलब जाते जाते तो आप देखेंगे कि होता क्या है कि उस टाइम आप देखेंगे कि मतलब पूरे इंडिया का जो 25% मार्केट रहता है जीडीपी, पूरे वर्ल्ड का पैसा 25% इंडिया के ही अंडर में आता है। पूरी तरह से व्यापार बढ़ता है, मतलब उन्नति होता है। और फिर यहाँ पे देखेंगे मुस्लिम समाज में भेदभाव नहीं था, राजपूतों के बाद भेदभाव में कमी आई। तो भेदभाव में कमी आती है, मुस्लिमों में भी भेदभाव था, सब में भेदभाव था, लेकिन एज कम्पेयर आप देखेंगे तो हिंदुओं की अपेक्षा कम भेदभाव था, उसमें जाति प्रथा भी कमी थी। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जाति व्यवस्था रहती है, तो इसमें भी कमी आती है धीरे धीरे। और अभी तो मतलब बहुत कम हो गई है, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा थी। आप देखेंगे एंसेंट इंडिया में जाति व्यवस्था थी, इसको आपको मानना पड़ेगा। ये चीज़ें रहती हैं जो कि जाति व्यवस्था भी बहुत कम होती है। और फिर यहाँ पे होता है 12वीं शताब्दी में आप देखेंगे कि चरखा ईरान से आता है, और फिर यहाँ पे जो रहता है ये कपड़े का उत्पादन बढ़ता है। और बाद में तो हम देखेंगे कि अंग्रेज के आते आते टाइम, मतलब सूती वस्त्र में हमारा पूरी तरह से वर्ल्ड पे कब्जा रहता है। जैसे कि फ़ोन मार्केट में देखेंगे कि आप आईफोन का पूरी तरह से मतलब एक ब्रांड है, वैसे ही सूती कपड़ा का हमारा ब्रांड रहता है। जहाँ भी मतलब आपको ब्रांड चाहिए तो वो भारतीय सूती कपड़ा को वहाँ पे प्रेफर किया जाता है। और फिर स्थापत्य कला में आप देखेंगे परिवर्तन आता है। वहाँ पे बड़े बड़े गुंबद, जो इस्लामिक आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, तो गुंबद वगैरह ये बनना शुरू होते हैं, संगमरमर का उपयोग शुरू होगा। तो पहले तो शुरू नहीं होगा, जब धीरे धीरे ये स्टेबल होंगे दिल्ली गवर्नमेंट वाले, तो पहले तो इनके पास पैसा रहता नहीं है, इकोनॉमी पे अभी हाथ बैठा नहीं है, तो शुरू में इनको ज़्यादा कुछ होता नहीं है। लेकिन बाद में देखेंगे कि जैसे जैसे पैसा आता है शुरू बाद में, तो ये लोग स्थापत्य कला में भी काम कराना शुरू करते हैं। और दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। और फिर शहरी अर्थव्यवस्था का विस्तार होता है, व्यापार एवं वाणिज्य में वृद्धि होती है। तो शहरी अर्थव्यवस्था मतलब अब देखेंगे कि जो बड़े बड़े शहर बनने लगते हैं, और बहुत सारे शहर बनते हैं। और उसके बाद जो तुगलक वंश आएगा तो उसमें तो 300 से ऊपर शहर बनाए जाएंगे। तो शहरी अर्थव्यवस्था, शहर से ही ज़्यादा पैसा आता है, तो शहरी अर्थव्यवस्था यहाँ पे बनती है। और बड़ी संख्या में हिंदुओं को मुसलमान बनाया जाता है। तो बहुत बड़ी संख्या में हिंदुओं को मुसलमान बनाया जाता है, उतना थोड़ी उनकी जनसंख्या रहती है, बहुत कन्वर्ट कराया जाता है तलवार के दम पे, लालच दे के, इकोनॉमिकली सेंसन जो कि आप जजिया कर देखेंगे वो लगा के, ये सब उसमें होता है। ऊँट पालन, खजूर आदि की जो भी ये
ये सब रहता है, ये सब वहीं से आता है। फिर आप देखेंगे अरब वाले इलाकों से ही आता है भारत। तो ये कुछ प्रभाव रहता है। और भी प्रभाव है, जैसे कि हिंदुस्तान को जीता जा सकता है, ये सब पता चलता है इनको। हिंदुस्तान को मतलब पहले जीतना बहुत ही मुश्किल था। अभी भी देखेंगे कि अरबी आए थे तो वो जीत नहीं पाए थे, लूट के फिर चले जाते थे, यहाँ पे खदेड़ दिया जाता था। लेकिन अब यहाँ से अब पूरी तरह से पता चल जाता है लोगों को कि हिंदुस्तान को जीता जा सकता है। और फिर वहाँ पे आक्रमण का सिलसिला शुरू होता है। फिर इसके बाद देखेंगे दिल्ली सल्तनत के मंगोल भी आते हैं, बहुत सारे मंगोल बार बार अटैक करते हैं। मंगोलों का आक्रमण होता है। फिर तैमूर भी आता है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे। फिर बाबर आता है, उसके बाद नादिर शाह आएगा, उसके बाद अहमद शाह अब्दाली आएगा। मतलब उनको एक चीज़ पता चल जाती है कि फिर इनको कैसे जीता जा सकता है। जो लाहौर और फिर काबुल, लाहौर वाले इलाकों में स्टेबल हुई आके पंजाब वाले इलाकों में, और फिर वहाँ से अटैक करिए तो यहाँ पे जीतना आसान है। और फास्ट सेना लेके आइए। मतलब भारत की सेना बहुत बड़ी रहती है, और फिर पूरी दुनिया को पता रहता है यहाँ पे गज सेना है, बहुत वीर सैनिक है। जीतना मतलब नामुमकिन रहता है, लेकिन यहाँ पे फिर जीतने का सिलसिला उनको पता चल जाता है कि फिर भारत को कैसे जीतना है। और फिर आक्रमण का सिलसिला चलते रहेगा। और मतलब बहुत ज़्यादा जास्ती हुई है दिल्ली पे, तो बहुत ज़्यादा मतलब हमेशा कत्लेआम हुआ है दिल्ली में। लाखों लाखों लोगों को मरवा दिया गया है, जिंदा कटवा दिया गया है। वो मैं आगे बताऊंगा आपको जैसे जैसे आक्रमण होगा। तैमूर का आक्रमण भी बताऊंगा वहाँ पे। और फिर यूनिटी का पता चलता है भारतीय में, मतलब कि यूनिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से मुस्लिम सत्ता स्थापित होने जा रही है, लेकिन पूरी तरह से अभी भी राजपूत लोग एक साथ नहीं आके लड़ते हैं और यहाँ पे हार होती है। पृथ्वीराज चौहान पूरी तरह से मतलब एक ही जो रहते हैं ये लोहा लेते हैं पूरी तरह से, लेकिन उसके बाद कोई भी लोहा नहीं ले पाता है। जैसे कि आप देखेंगे उस टाइम मराठों से युद्ध होता है अहमद शाह अब्दाली का, तो वहाँ पे राजपूत मदद नहीं करते हैं। अगर राजपूत मिल जाते तो फिर अहमद शाह अब्दाली के मतलब मराठों का कब्जा वहाँ अफगानिस्तान तक हो जाता, लेकिन वहाँ पे फिर मराठों को हारना पड़ता है। और राजपूत इसलिए भी मदद नहीं करते हैं क्योंकि आंतरिक मामलों में उनके दखल देते रहते हैं मराठा, टैक्स वसूलना, ये सब चीज़ें, तो ये मदद नहीं करते हैं फिर राजपूत वहाँ पे। और रास्ता का पता चल ही जाता है जैसे मैंने बताया। और फिर वहाँ पे मंदिर तोड़े जाते हैं, कत्लेआम कराए जाते हैं, कन्वर्ट कराए जाते हैं। फिर राजपूतों की दूरदर्शी का पता चलता है कि राजपूत मतलब दूरदर्शी नहीं है। बार बार जब 17 बार आप देख रहे हैं कि अटैक हो चुका है वहाँ पे, फिर भी आप लोग यहाँ पे जो ये वाला इलाका है, काबुल वाला इलाका, फिर लाहौर वाला इलाका, इस पे ये लोग कब्जा नहीं करते हैं। कंधार, काबुल, इन सब इलाकों पे कब्जा करना चाहिए था, लेकिन ये लोग नहीं करते हैं। बार बार आक्रमण हो रहा है, लेकिन इन लोगों को पता भी नहीं था कि यहाँ पे साम्राज्य स्थापित होगा। राजपूत बस यही सोचते थे कि ये आएगा, यहाँ पे लूट मार मचाएगा और फिर चला जाएगा। ये लोग सोचते थे, उनको पता नहीं था कि यहाँ पे साम्राज्य ही स्थापित हो जाएगा। तो ये रहता है, ये पूरी तरह से तुर्की आक्रमण रहता है कि जो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। तो अब इसी का पार्ट है, समझिए कि डिक्लाइन ऑफ राजपूत। तो वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, डिक्लाइन ऑफ राजपूत। और फिर उसी में आपको बताऊंगा कि कैसे दिल्ली सल्तनत की वहाँ पे स्थापना होती है। स्थापना तो मैंने बता ही दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक करता है। फिर हम वंश देखेंगे दिल्ली पे कितने वंश चलते हैं, उसमें आप देखेंगे कि जो पहला गुलाम वंश चलेगा, उसके बाद आप देखेंगे खिलजी वंश चलेगा, तुगलक चलेगा, सैयद, उसके बाद लोधी। तो वो मैं आपको बताऊंगा, तो बहुत अच्छे से बताऊंगा और बहुत ही आपको क्लेरिफिकेशन दूंगा। तो थोड़ा सा लेक्चर बड़ा होता है मेरा, लेकिन आप लोग समझिए कि ये सब जानने के लिए आपको बहुत ही ज़रूरी है कॉन्सेप्ट बनाने में, तो थोड़ा टाइम लगेगा। और जो कम्युनिटी पे मैं क्वेश्चन डालता हूँ तो उसको आप लोगों को देखना चाहिए। जैसा कि मैंने बहुत बार बोला है, आप लोगों को क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा आप लोगों के लिए ज़रूरी होगा क्वेश्चन करना। तो ये हमारा लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है।